हेलो बच्चा लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिस सेशन काइनेमेटिक्स पे होने वाला है और बहुत ही प्यारा सा प्रैक्टिस सेशन है। और इसमें मैंने सिर्फ वही प्रॉब्लम्स लेने की कोशिश करी है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं या आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये रैंकर्स प्रैक्टिस सेट या रैंकर्स प्रैक्टिस सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज कोटा बेस्ड कोचिंग स्टैंडर्ड्स के मॉड्यूल के लेवल का रहने वाला है। तो आप मान के चलें बेसिक जितने भी कोचिंग्स हैं उनके लेवल का हम यहाँ पे चीजें कर रहे होंगे। और ये एक प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है। मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, मैं बस सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई एक हॉल है और उसके डायमेंशन दे रखे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, यानी कि बच्चा लोग देयर इज अ हॉल 10 बाई 10 बाई 10 का, और एक फ्लाई स्टार्ट करती है वन कॉर्नर से और फारदेस्ट कॉर्नर पर जाकर बैठ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद मेरा अप्रोच देखें, क्योंकि अप्रोच बिल्डिंग आपकी खुद की प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक रूम बना लेते हैं। तो हमने क्या काम करा, एक रूम बना लिया। इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दो मेथड पॉसिबल हैं। आप देखिएगा कि आपको कौन सा वाला क्लिक किया, ठीक है। तो ये कोई रूम था और इस तरीके से ये रूम है, हमने रूम बना लिया है। और सॉरी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये रहा रूम, ये हमने कुछ रूम बना लिया। और मेरी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है, नो वेज, आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। तो ये हमने एक कमरा बना लिया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से ये वाला कॉर्नर है, फारदेस्ट कॉर्नर ये होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी जो एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया। इतना हमने समझ में आ गया। तो इसने कहा एक हॉल है, उसके एक कॉर्नर से एक फ्लाई उड़ना शुरू करती है और फारदेस्ट कॉर्नर पे जाती है, यानी कि फारदेस्ट कॉर्नर तो यहां से उड़ के यहां वाले कॉर्नर पर आ जाती है। तो क्या कहते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट तो थॉट क्या क्लिक किया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिख लूं, पोजीशन ऑफ फ्लाई को वेक्टर फॉर्म में लिख लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये दूरी मेरे को 10 दी हुई है 10 मीटर, ये दूरी मेरे को दी हुई है वंस अगेन 10 मीटर, और ये दूरी हमको दी हुई है 10 मीटर, तो फारदेस्ट जो कॉर्नर है दैट इज दिस कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10, 10, 10। जब आप सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो फारदेस्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दैट विल बी 10, 10, 10। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम एस वेक्टर या आर वेक्टर, यानी तो ये हो जाएगा 10। एक्स में कितना है आई कैप, वाई में कितना है जे कैप, वाई डायरेक्शन में जितना होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जेड में कितना है के कैप, दैट इज 10 के कैप, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर, यानी 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। अब इसको हम मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमसे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना बेटे। तो एस मॉड या आर मॉड इज इक्वल्स टू, हमको पता है किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना। तो जैसे कि अगर कोई वेक्टर आपसे, ये कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर कोई भी ए जेड के कैप कोई भी वेक्टर दिया हो तो आपको क्या करना है, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, में साथ के साथ बताते चल रहा हूं, प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर ले लीजिएगा, आपको मॉड करना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर पता चल जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस अगला वाला y दैट इज 10 का स्क्वायर, फिर z प्लस फिर से 10 का स्क्वायर कर दिया। तो ये हमको मिल गया √300, ठीक है, दैट इज 10√3 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा हमको दैट विल बी 10√3 मीटर। ये तो था इसको थोड़ा सा आसानी से दिमाग से करने का तरीका, लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है, वो डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चा, आप क्या करें, इसको ऐसे भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आप ये अपना रूम बनाइए। हमने ये रूम बना लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया।
पहले की तरह हमने रूम बना लिया। तो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, और इस पूरे सीरीज में हम मल्टीपल मेथड्स की बात करेंगे। हम पूरे सीरीज में ही क्वेश्चंस को जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल मेथड्स हो सकेंगे हमसे उतना ज्यादा ट्राई करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको सोचना सिखाना इज द पर्पस ऑफ दिस सीरीज। क्योंकि बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं, लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनको सोचना नहीं आ पाता है और फिर सवाल नहीं बनते और वो परेशान होते हैं। तो इस सीरीज का यही पर्पस है। तो हमने ये रूम बना लिया, ठीक है, इसको बोला y, इसको बोला x, ये y इट इज लैगिंग, लैग क्यों कर रहा है, इट इज x, और इसको बोला z, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फारदेस्ट कॉर्नर जो होगा वो ये होगा, तो फारदेस्ट कॉर्नर जो होगा वो ये होगा, और जब इस पे हम वेक्टर बनाएंगे तो ऐसे कोई वेक्टर निकल के इस तरीके से जो वेक्टर आ रहा होगा वो वेक्टर हमारा 3D में आप इमेजिन करने की कोशिश करें। मैं बताता हूं ऐसे, ये एक नोटबुक है, इसको लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको नहीं, मैं अपने माइक को लेता हूं। देखिए, ये रूम मान के चलें आप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको इस पॉइंट से जो लाइन मिला रही होगी पीछे वाले पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट को लाइन मिला रही होगी वो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस फेज को पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि ये लाइन कैसे मिलेगी, ये दूरी हमको मिलेगी जब आप इस तरीके से देखिए, ये आपका कोई कमरा है और इसको टॉप व्यू में देखिए, यहां से यहां आपको जो लाइन जा रही होगी वो कुछ ऊपर की तरफ जा रही होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो आप पहले पाइथागोरस लगा के इस दूरी को फाइंड करें। किसको फाइंड करें, इस दूरी को फाइंड करें। तो इस दूरी को फाइंड कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 10√2 मीटर। तो ये दूरी तो मिल गई हमको 10√2 मीटर। फिर हमको करना क्या है कि हमको डायगोनल चाहिएगा, जो फारदेस्ट कॉर्नर है, और ये दूरी हमको पता है 10 ऑलरेडी, और ये हम निकाल चुके हैं 10√2, और ये दूरी हमको पता है 10। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तब हमको मिलेगा हमारा आंसर, दैट इज ये वाला 10 स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 100 प्लस 100 इंटू 2, दैट इज रूट ओवर ऑफ 300, और फिर से हमको आंसर मिल जाएगा 10√3। तो ये थोड़ा टिपिकल था, ज्योमेट्री बेस्ड था। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप देखिए, जैसे ये नोटबुक है, आप यहां से इससे इस वाले कॉर्नर को मिलाने के लिए पहले तो ये बेस वाला आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर उस पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ऐसे तिरछा काट के, तब जाके ये पॉसिबल होगा। इसको विजुअलाइज कर पाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप तो सीधा वेक्टर फॉर्म से काम करा करिए। ये विजुअलाइजेशन और ज्योमेट्री के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वेक्टर फॉर्म इज ऑलवेज इजियर फॉर्म। दैट्स व्हाई मैंने आपको दोनों मेथड की बात करी। और कहीं तो ये वाला मेथड हम जो विजुअलाइजेशन वाला है ये ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन जो कहता है, एक स्टोन है दैट इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल, कोई एक कुआं है उसमें एक स्टोन गिर जाता है, और ये लेट से हमने वेल बना लिया, ये कुछ इस तरीके से वेल बना लिया, ठीक है, और यहां से एक स्टोन गिरता है। तो स्टोन यहां से गिर रहा है और वाटर एच लेवल पर है, यहां से पानी एच लेवल पर है, पानी यहां पर है, बहुत बढ़िया, दैट इज एच लेवल पर है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड v दे रखी है, तो वो टाइम बताइए जिसके बाद स्प्लैश हर्ड होगा। पहले तो पत्थर को यहां से यहां आने में जितनी देर लगी वो टाइम, फिर साउंड को यहां से यहां जाने में जितनी देर लगी वो टाइम। तो T1 बोल दिया इसको, T2 बोल दिया इसको, इन दोनों के सम को हम T1 प्लस T2 जो निकल के आएगा उतनी देर बाद हमको साउंड सुनाई देगी। तो T1 निकालने के लिए क्या करिए आप, सबसे पहले देखिए, मैं आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको जनरल अप्रोच बता रहा हूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से करना बताऊंगा, ताकि आप फॉर्मूले भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये हाइट h है, तो ये नीचे की तरफ गया तो -h, s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर लगाइए, ठीक है।
अब u की वैल्यू क्या है, जब ये ड्रॉप हुआ है तो यहां पर u क्या हो जाएगा, 0। तो h इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू माइनस जी, दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन जी का रूट ओवर इज इक्वल्स टू टी। कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी रट लेते हैं। तो T1 की वैल्यू तो हमको ये मिल गई, दैट इज T1 तो इतना हो गया कि स्टोन को नीचे जाने में 2h अपॉन जी मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें अंडर रूट 2h अपॉन जी हो। तो फटाफट ऑप्शन की तरफ गए तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि h अपॉन 2g है, और ये ऑप्शन भी कैंसिल होगा क्योंकि इसमें 2h अपॉन जी आ ही नहीं रहा है। अब साउंड की रफ्तार कांस्टेंट होती है, और साउंड की जो रफ्तार है वो v हमको दे रखी है, और ये दूरी हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज h। तो इसको चलने में कितना टाइम लगेगा, अरे भाई सीधा फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधा फॉर्मूला लगाइए, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, स्पीड बराबर हम जानते हैं ये फैक्ट कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है h, और टाइम कितना लगेगा वो हमको निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, दैट इज t2। तो h बाई v इज इक्वल्स टू t2, और हमारा आंसर जो है वो t1 प्लस t2 है, और t1 की वैल्यू 2h अपॉन जी का रूट ओवर प्लस t2 की वैल्यू h बाई v। तो ऐसा कौन सा आंसर है, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही आंसर है, हमारा आंसर नंबर बी। तो हमारा आंसर बी हमको मिल गया, दैट मच इजी, इतना आसान ये सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय यू। तो इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले पता क्या है, आप तो ना सबसे पहले जो जो पता हुआ करे उसको लिख लिया करो। गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू। एक टाइम के बाद ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख लिया करो, जो भी समझ में आए लिख लिया करो। इससे ये थोड़ा आधा आपको ये समझ में आता है कि सवाल कह क्या रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एटी, जहां पर ए एक कांस्टेंट है। तो कौन सा रिलेशन वैलिड है, तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में यू, ए और टी को रिलेट किया गया है। किसको, यू, ए और टी को, रफ्तार को, एक्सेलरेशन को और टाइम को रिलेट किया गया है। जब इनको रिलेट किया गया है तो एफ का मतलब हमको पता है एटी, और एफ हम जानते हैं कुछ नहीं है, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, और ए इज इक्वल्स टू एटी। यहां पर एक एक्सेलरेशन नहीं, एक कांस्टेंट है। तो डीवी इज इक्वल्स टू ए टी डी टी, ए टी डी टी, और दोनों साइड फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, और t बराबर 0 से t बराबर t तक इंटीग्रेट करेंगे। और t बराबर 0 पे इनिशियल रफ्तार क्या थी, u थी, और फाइनल पॉइंट पे रफ्तार मान ली हमने v। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर बाई 2। जब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो v विल बी इक्वल्स टू u प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। कोई गधा इसको कांस्टेंट मान के ना कर दे, क्योंकि यहां पर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और जब भी फंक्शन ऑफ टाइम होता है तब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर मिल जाएगा u प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो आंसर नंबर बी, दैट इज द आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, ये कहीं तो मेंस में आया हुआ है, वहीं से मैंने उठाया, PYQ है ये। अच्छा, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की शीट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है मेंस में भी कहीं ना कहीं आ गया हो, तभी मैंने उठाया। इट इज अ गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है एक बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से। तो पहला इंफॉर्मेशन है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो u इज इक्वल्स टू 0, u 0 है, लिख लिया। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी लिख लिया। जो जो पता हुआ करे उसको लिखते चला करो, ताकि आपके ब्रेन में एक माइंड मैप तैयार हो सके। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अब कितनी देर के लिए, t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड के लिए।
बहुत बढ़िया। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट जनरल अप्रोच से बताऊंगा और तब भी तेज करना सिखाऊंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि एट द एंड अगर मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताने गया तो जेई के दिन इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तुम एग्जाम में फॉर्मूला भूल के क्वेश्चन गया। तो फॉर्मूलों पे डिपेंडेंसी कभी मत बनाना अपनी, हमेशा ओरिजिनल थॉट फर्स्ट प्रिंसिपल से चलना सीखिए। अगर आप आईआईटी एडवांस का फिजिक्स करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना सीखिए, ठीक है बेटे। चलिए, तो t इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड को x1 बोला है, फर्स्ट 10 सेकेंड को x1 बोला है पहले 10 सेकेंड का, अगले 10 सेकेंड को x2 बोला है यानी 10 से 20 के बीच में, और 20 से 30 के बीच में यानी ये 10 से 20 के बीच में, और ये 20 से 30 के बीच वाले को x3 बोला है। बहुत बढ़िया। तो x1 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगाओ सीधा, क्योंकि u 0 है तो 1/2 इंटू ए और t की वैल्यू हो गई 10 का स्क्वायर, ये तो हो गई x1 की वैल्यू। बहुत बढ़िया। अब x2 क्या हो जाएगा, x2 इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 20 एंड 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में। तो सीधा क्या करिए 1/2 इंटू ए, क्योंकि u तो 0 है, इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 ए इंटू 400 माइनस 1/2 ए इंटू 100, ठीक है। तो ये मिलेगा 1/2 इंटू ए इंटू 300, तो ये एक मिल गया। और पहला वाला दैट इज x1 जो था, ये तो x2 की वैल्यू मिल गई, वो हमको मिल गया 1/2 इंटू ए इंटू 10, ठीक है, इंटू सॉरी 100, तो ये 100 मिल गया, ठीक है। अब x3 की तरफ चलते हैं तो x3 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू 30 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर। अरे 20 से 30 सेकंड के बीच में और 0 है इनिशियल रफ्तार, तो इतना टर्म बचेगा। तो 1/2 इंटू ए इंटू 900 माइनस 1/2 इंटू ए इंटू 400, तो ये सीधा सीधा बचेगा 1/2 इंटू ए इंटू 500। तो x3 की वैल्यू ये मिल गया। और हमसे पूछा है x1 x2 x3 का रेशियो, तो x1 इज टू x2 इज टू x3, तो ये जो मिलेगा ये मिल जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू 100 इज टू 1/2 इज टू ए इज टू 300 इज टू 1/2 इंटू ए इंटू 500। तो ये निकल के आएगा 1:3:5, ठीक है, 1:3:5। तो आप ये देखिए टीचर सोच कैसे रहा है। अच्छा, इसमें मैंने u इंटू टी करके u को 0 करके नहीं लिया, क्योंकि इनिशियल रफ्तार 0 है, फिर 10 सेकंड के लिए लगाओ, 10 से 20 का दूरी लगाओ, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना और सीधा सीधा हमको आंसर मिल जाएगा 1:3:5 को u/2 करके जो फॉर्मूला होता है वो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम के हिसाब से जितना 1 सेकंड बाद का हो और जितना टाइम दिया हो उसके हिसाब से एडजस्ट करके निकालने आने चाहिए। ऐसा ना 7 सेकंड में डिस्टेंस क्या चलेगा, तो 1 से 6 तक का ले लो और 1 से 7 तक का ले लो, उसमें से 7 वाले में से 6 वाले को घटा लो तो बाकी मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रटें। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, कोई बचा तो नहीं है, नहीं, इसके बाद ये क्वेश्चन है। मूविंग टू अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये कहता है कॉलम ए गिव सम ग्राफ्स, कॉलम ए में कुछ ग्राफ्स गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स की तरफ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वाई में द वेरिएबल v एंड x रिप्रेजेंट वेलोसिटी। x का मतलब है पोजीशन और v का मतलब है वेलोसिटी। ये दो बातें हमको इस सवाल में दी हुई है, सॉरी। तो ये पूछा गया है कि पहले वाले ग्राफ को कॉलम को मैच करना है। तो सबसे पहले ना बेटे आप एक आदत बना लें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन दिए हुए होते हैं, क्या डिमांड कर रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन पढ़ा, हमें पता चला कि
कि पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जो भी कुछ पूछा है एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग पूछा है, तो हम जो भी कुछ काम करेंगे एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग करेंगे। तो पहले ग्राफ में हम पहुंचे, पहला ग्राफ हमने ड्रॉ किया, पहला ग्राफ हमारा कुछ ये था, ठीक है। अब इसकी मदद से तो ये ग्राफ हमारा ये बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये v है और ये हमारा x है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है और स्ट्रेट लाइन फंक्शन हम जानते हैं कैसा होता है, y इज इक्वल टू mx। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तो वो mx के फॉर्म की होती है, या बोले y इज इक्वल टू kx, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैं kx बोले दे रहा हूं, y इज इक्वल टू kx, और y का मतलब है वेलोसिटी और x हमारा जो x एक्सिस पे दिया हुआ है, y का मतलब है v, और k x एक्सिस पे तो x दिया ही हुआ है, दैट इज हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाय dx। हम सीधा सीधा जानते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v dv बाय dx, ये फैक्ट हमको पता है। तो v की वैल्यू क्या है kx, और dv बाई dx, अगर इसका dv बाई dx निकालोगे तो निकल आएगा k, दैट इज k। तो ये बन गया k स्क्वायर बाई एक्स। तो a इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई एक्स, यानी जो एक्सेलरेशन है वो सॉरी मैंने k स्क्वायर बाई एक्स नहीं, k स्क्वायर इंटू एक्स, k स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक कांस्टेंट k का स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, x बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ए वाले में जो यूनिफॉर्म बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर पी दैट इज द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वो तो होने वाला नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म दैट इज क्यू, एक आंसर तो इसका हो गया क्यू। और अगला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बिल्कुल बात सही है, तो अगला आंसर हो गया एस। तो मल्टीपल चॉइस थे, पहले वाले के दो आंसर निकल के आ रहे हैं, इसमें ए के दो आंसर निकल के आ रहे हैं, दैट इज ए का एक आंसर निकल के आ रहा है क्यू और एक आंसर निकल के आ रहा है एस, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले वाले ग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट ग्राफ जो है वो वी स्क्वायर, और जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज, ये बहुत प्यारा सवाल है, आप इसको इग्नोर ना करें, दैट इज वी स्क्वायर और एक्स का ग्राफ है, एंड वंस अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वंस अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ग्राफ हमको ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर से क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और y का मतलब है v स्क्वायर बराबर के एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा है, अब हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज एक्सेलरेशन वो x पे डिपेंड करेगा, t पे डिपेंड करेगा, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है। तो हमको एक इक्वेशन पता चल गई v स्क्वायर बराबर के एक्स। तो हमने सीधा क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया x के टर्म में, 2 इंटू वी इंटू dv बाय dx इज इक्वल्स टू k। तो v dv बाई dx इज इक्वल्स टू k बाई 2 हमको मिल गया, और हम जानते हैं k क्या है, कांस्टेंट। अरे स्लोप तो कांस्टेंट होता है कि स्ट्रेट लाइन फंक्शन का, दैट इज y इज इक्वल्स टू kx, और k का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो भाई यहां से हमको पता चल गया a इज इक्वल्स टू k बाई 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट निकल के आ रही है। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो गया तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म। तो इसका एक आंसर निकल गया सीधा सीधा बी वाले का पी। जब ये यूनिफॉर्म ही हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो सवाल ही नहीं बनता है। अच्छा, अब अगले वाले ग्राफ पे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है v और t के बीच में, ठीक है, v और t के बीच में, दैट इज v और ये t के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू के एक्स वेयर k स्लोप, तो y की जगह v और k इंटू टी, v की वैल्यू kt मिल गई। अब हमसे पूछा एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा या प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो हम जानते हैं कि a इज नथिंग बट dv बाय dt, dv बाय dt।
तो a इज इक्वल्स टू के, इस इक्वेशन को dv बाई dt करेंगे तो k मिल जाएगा। तो फिर से हमको मिल गया कि a हमारा कांस्टेंट है, और ये हमको पता भी है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है और स्लोप के बराबर होता है। ये तो जनरल फैक्ट है, सबको पता है। तो इसका आंसर फिर से हमको क्या मिल गया, इसका आंसर भी हमको फिर से हमको मिल गया P। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले की तरफ, दैट इज ग्राफ ऑफ v वर्सेस 1/t²। तो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज v वर्सेस 1/t², v वर्सेस 1/t², v वर्सेस 1/t²। बहुत बढ़िया। और ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो y इज इक्वल्स टू k इंटू 1/t²। कंपेयर करने के बाद y बराबर kx से कंपेयर करने के बाद, इसको आप y बराबर kx से कंपेयर करने के बाद y की वैल्यू v, k और x की वैल्यू 1/t² हमको मिल गई। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें t पे भी प्रोपोर्शनल आ सकता है और x पे भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं dv बाई dt इज इक्वल्स टू a। ठीक है, dv बाई dt इज इक्वल्स टू a, इतना हमको पता है। तो k इंटू टी की पावर -2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप अभी इसको क्या करें, v इज इक्वल्स टू दिस, v कैन बी रिटन एज k इंटू टी की पावर -2, और dv बाई dt इज इक्वल्स टू -2 इंटू k इंटू टी रेस टू द पावर -2 -1, दैट इज -3। तो a इज इक्वल्स टू 2k अपॉन टी, 2k अपॉन टी। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है। ओ दैट इज t², इट इज नॉट 1/t²। मैं 1/t² के लिए कर गया बेटे, आप ये ध्यान रखें, मैं 1/t² के लिए कर गया। ये आप एक बार इसको क्या कर गया मेरे को खुद नहीं पता। ओ ये मैंने क्यों इरेज कर दिया, आप ये देखिए, ये 1/t² के लिए नहीं, ये 1/t² के लिए है। सवाल में ये t² के लिए पूछा गया और मैं 1/t² के लिए कर गया, दैट इज t²। तो y इज इक्वल्स टू kx, दैट इज v इज इक्वल्स टू kt²। तो इससे कंपेयर करना है, जबकि मैं 1/t² के लिए कर गया। कोई बात नहीं, सिंपल है, वैसे ही होना था। तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू a, और हम जानते हैं k इंटू 2 नीचे और t 2kt, a इज इक्वल्स टू 2kt। ये प्रोपोर्शनल टू t आ गया, प्रोपोर्शनल टू t आ गया, और प्रोपोर्शनल टू t आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अच्छा, एक मतलब और होता है, एक मतलब और होता है कि a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, v dv बाय dx। तो v जो है दैट इज v इज इक्वल्स टू kt²। अब dv बाई dx निकाल लो, तो v dv बाई dx, तो v का मतलब हमको पता है kt² इंटू dv बाई dx निकालोगे तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2kt dt बाई dx, dt बाय dx। ठीक है, kt² 2kt इंटू dt बाई dx, तो ये 1/v हो गया। तो ये v और ये पूरा 1/v, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमको मिलेगा 2kt। स्टिल x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमने x के नजरिए से भी निकाल के देख लिया, लेकिन वो डिपेंड x पर भी नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब जो मैं पहले कर रहा था कि अगर ये 1/t² होता है तो क्या करते बच्चे, अरे 1/t² होता तो आप क्या करते, v इज इक्वल्स टू k 1/t², इसको कर लेते, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते, तो ये t की पावर -3 में आ जाता है। इसको भी सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अगर ये ग्राफ v वर्सेस 1/t² का होता तो कैसे होता। सिंपल एज दैट, इक्वेशन की मदद से जैसे बाकी को किया है वैसे करते चलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट और एक स्ट्रेट लाइन की तरफ चलता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मैंने बताया जो भी पता होता है वो लिख लो। पता क्या है कि a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट,
A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वेरिएशन ऑफ V विद डिस्प्लेसमेंट पूछा है, V विद डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। V का S के साथ डिस्प्लेसमेंट, तो A कांस्टेंट है, A इज इक्वल्स टू V dV बाय dx, ये A होता है। और हम जानते हैं V स्क्वायर बराबर 2AS, ये भी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक पैराबोलिक ग्राफ हो गया, पैराबोलिक रिलेशन हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे स्ट्रेट लाइन वाले, या तो ये रहेगा या ये रहेगा V और S का। इतनी बात समझ में आ गई कि V स्क्वायर बराबर 2S ये एक पैराबोलिक रिलेशन है, पैराबोलिक फंक्शन है, और आपको पता होना चाहिए पैराबोलिक फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोलिक फंक्शन है। अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा ये कैसे पता चले? बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे आप S को बढ़ाओगे तो आप क्या करो, dV बाई डी एस, ऐसे केस में आप स्लोप निकाल लिया करो। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2V इंटू डीवी बाई डी एस इज इक्वल्स टू 2A। तो ये हमारा बन जाएगा V इंटू डीवी बाई डी एस इज इक्वल्स टू A। तो dV बाई डी एस इज इक्वल्स टू A बाई V। तो हमको स्लोप की वैल्यू मिल गई, स्लोप इज A बाई V, स्लोप इज A बाई V। तो जैसे जैसे S बढ़ेगा, जैसे जैसे S बढ़ेगा, इधर चलते गए आप देखिए S का वेरिएशन, जैसे जैसे S बढ़ा वैसे वैसे V का वैल्यू भी बढ़ा, जैसे जैसे S बढ़ा, S को बढ़ाओगे वैसे वैसे V क्या हुआ, V इंक्रीज हुआ, V इंक्रीज हुआ तो पूरी क्वांटिटी दैट इज dV बाई डी एस स्लोप वो घटा। और स्लोप इस ग्राफ में घट रहा है या इसमें, स्लोप घट रहा है बी वाले में, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसमें तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा सवाल था और ये आपको करना आना चाहिए। इट इज नॉन रूटीन प्रॉब्लम, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल था, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम से आप, समय लगेगा लेकिन एक वक्त के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। और एक्चुअल एग्जाम में यही तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड जो सब कर लेंगे वो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन हमेशा डिसाइड होगा जब जो सब ना कर पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल की, हम वन डायमेंशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी की इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर t। बहुत बढ़िया, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको इसको 2-3 तरीके से घुमा के दिखाता हूं, आपको बताता हूं। मेथड तो 2-3 नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं तुमको क्वेश्चन को घुमाना सिखाता हूं। अगर तुम्हारा बेसिक फंडा क्लियर है तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के करो, तुम्हारा आंसर आने वाला है, वो चीज तुमको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। वन डायमेंशनल मोशन में कोई एक रिलेशन दे रखा है पोजीशन और टाइम के बीच में, ठीक है, उल्टा पुल्टा सा। तो पहला ऑप्शन इन्होंने पूछा है रिटार्डेशन। तो सबसे पहले तो ये पता करना कि रिटार्डेशन हो भी रहा है या नहीं, तभी तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगला है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो 3 चीजें हैं, कॉमन बात निकल के आई। सबसे पहले तो ये फाइंड करो कि वेलोसिटी जो है उसको फाइंड करो। वेरिएबल होगी तो पता चल जाएगा, यूनिफॉर्म होगी तो पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, तो अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जो है हमारा, एक्सेलरेशन निकालो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो रिटार्डेशन हो रहा है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये पता करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन लेते हैं, तो इसको दोनों साइड dx बाई dt, दोनों साइड t के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2 dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1। तो ये मिल गया हमको 2x v प्लस v इज इक्वल्स टू 1। तो v कॉमन लिया यहां से, तो मिला हमको 2v कॉमन लिया तो x प्लस 1 बराबर 1। तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x प्लस 1।
तो वेलोसिटी ये मिल गई। वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हुई नहीं, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू एक्स, 1/2 x+1, 1/2 ऑफ x+1। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आप सोचते कैसे ये सीखे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए कैसे चलते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हमको रिटार्डेशन पूछा या एक्सेलरेशन पूछा, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, v की वैल्यू हमको निकल गई। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि चाहे तो मेथड 1 में कैसे भी समझ लो, आपको a निकालना है। a निकालने के लिए चाहे v dv/dx से निकाल लो, या dv/dt से निकाल लो, जैसे दिल करे वैसे निकाल लो, या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकाल लो। तो तीन तरीके पॉसिबल हो गए ए को निकालने के। तो पहला वाला दैट इज v dv/dx, वो करके दिखाता हूं मैं आपको। यानी कि a इज इक्वल्स टू v dv/dx। मेरी बातें थोड़ी टफ हो सकती हैं, बट आपके लिए मस्ट है, आपको आनी चाहिए। v dv/dx दैट इज v की वैल्यू 1/2 इंटू x+1। अब हमको dv/dx निकालना है, तो यहां से dv/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये आ जाएगा 1/2 x+1 की पावर 2। ठीक है, तो हमको ये टर्म मिल गया, तो dv/dx की वैल्यू मिल गई, तो इसको उठा के यहां पुट कर दिया, तो 1/2 इंटू x+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिला हमारा -1, ये -1 माइनस ऑफ 1/4 x+1 का क्यूब, x+1 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हमारा एक्सेलरेशन यही आ रहा है? रिटार्डेशन, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, कि हमारा जो रिटार्डेशन है वो x+1 के साथ 4 की पावर 3 और नेगेटिव आ रहा है। तो जब ये माइनस के साथ आ रहा है तो ये रिटार्डेशन हो गया। वेरी गुड। अगला ऑप्शन, अगला आप तरीका क्या है? इक्वेशन क्या दी हुई थी? 2x, आप सीधा इक्वेशन पे जाइए, ये वाली इक्वेशन उठाइए, ये वाली। ठीक है, 2xv प्लस 2v बराबर 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए टी के टर्म में, 2 इंटू dx/dt इंटू v प्लस 2 इंटू x इंटू dv/dt प्लस 2v 2dv/dt इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2v² प्लस 2x, दैट इज एक्सेलरेशन को कैपिटल ए बोल दिया, प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। तो a यहां से मिल गया, कॉमन लिया, 2a कॉमन लिया, या इस पूरे 2 को ही कॉमन ले लो, तो इसको इधर भगा दो। ठीक है, तो एक साथ ही भगा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया a बाहर निकाला, x+1 इज इक्वल्स टू -v², और a इज इक्वल्स टू -v² x+1, और -v², तो एक माइनस आ रहा है अभी भी, चाहे आप ऐसे करिए चाहे इस इक्वेशन की मदद से करिए, आंसर वही आएगा। और v की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, v इज 1/2 x+1, तो ये हो जाएगा -1/2 x+1 का स्क्वायर अपॉन x+1। तो फिर से जो टर्म बना वो यही तो बना, -1/4 x+1 का क्यूब। आप कैसे भी सॉल्व करें। अब मेथड नंबर 3, मेथड 3 तो नहीं बोलूंगा मैं, इट इज जस्ट मैनिपुलेशन, सिंपल मैनिपुलेशन है। मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आपको ये आते होंगे। तो v dv/dx से निकालो, चाहे इसको डिफरेंशिएट करके निकालो, चाहे dv/dt करके निकालो। अच्छा, एक अगला क्या था? v इज इक्वल्स टू 1/2 x+1, ये निकल के आया था। तो a का मतलब क्या होता है? dv/dt, सिंपल है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। तो v इज इक्वल्स टू 1/2 x+1 की पावर -1। तो dv/dt दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -1/2, तो x+1 की पावर -2 इंटू 1। ठीक है, तो ये बना हमारा dv/dt, dv/dt
दैट इज, कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है मैंने, dx बाई डी टी, एक टर्म dx बाई डी टी, दैट इज v। तो -1/2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू v, और v फिर से क्या मिल जाएगा, 1/2 x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 x प्लस 1। तो फिर से वही टर्म निकल के आ रहा है, चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, चाहे आप v डी बाई डी एक्स की मदद से करें, आप किसी भी अप्रोच से करें, आपका आंसर वही आएगा जो आने वाला है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप लॉजिक सही लगाते हैं तो आपको सॉल्व होगा ही होगा क्वेश्चन, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो और ज्यादातर प्रॉब्लम्स ना बेटा मल्टीपल मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी आपका राइट नाउ जो अप्रोच होना चाहिए, जो राइट अप्रोच है, एज ए स्टूडेंट आपको सोचना आना चाहिए कि क्या क्या मैं कर सकता हूं। आप सॉल्यूशन निकालने से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, कैसे आप सवाल के आंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी दो या तीन तरीके से हो जाएगा सवाल, बहुत इजी है। तो पहला, दो बॉल्स हैं, सबसे पहले जो जो पता होता है उसको आप लिखते चला करो, ठीक है। दो बॉल्स हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं वर्टिकल लाइन में, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन के अलोंग दो दो बॉल्स को वर्टिकल लाइन के अलोंग थ्रो करा गया है एट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। तो पहली बॉल को थ्रो करा और 2 सेकंड बाद मान लो ये कहीं यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, और कितनी रफ्तार से इसको भेजा है हमने ऊपर, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो जब ये 2 सेकंड बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, तो v बराबर u प्लस 80 लगाओ, और u की वैल्यू 40 है, g माइनस जी इंटू जी की वैल्यू 10 है, 2 सेकेंड, तो ये हमारा मिल गया 20। तो ये वाली रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन कोई बच्चा पूछता कैसे किया, तो मैंने बता दिया, तो हमने ये रफ्तार निकाल ली। अब ये रफ्तार पता है, ये रफ्तार पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो ये दूरी पता चल जाएगी, ये दूरी पता चल जाएगी। तो ये दूरी को हमने बोल दिया s। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। तो v स्क्वायर कितना हो गई, 20 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 1600 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस, ठीक है। तो ये हमारा बचा 1200, ठीक है, 1200, एक जीरो ने एक जीरो को कर दिया, और अपॉन 2, तो ये बचा s की वैल्यू बनी हमारी 60 मीटर, कैंसिल आउट करने के बाद x की वैल्यू बनी हमारी 60 मीटर। तो अब सवाल बन गया ये, अब सवाल मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूं, अब सवाल बन गया, आप सवाल को यहां से देखें। अब इनिशियली एक बॉल को प्रोजेक्ट किया था यहां से, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड से, और अब जब दूसरी बॉल हमने फेंकी तब तक ये बॉल कहां आ चुकी होगी, ये बॉल आ चुकी होगी यहां, और इसकी रफ्तार हो गई होगी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। तो इसको ऊपर फेंका और इसको ऊपर फेंका, अब इसको रिलेटिव में ले जाओ। हालांकि अभी मैंने रिलेटिव नहीं समझाया है, तो इसको और इजी बनाने के लिए आप क्या करो, इसको रोक दो, इसके रिलेटिव में ले जाओ, इसको रेस्ट पे मान लो, इसको रेस्ट पे मान लोगे तो इसको इधर रफ्तार, आप ना जैसे किसी के रेस्पेक्ट में, अब मेरे रेस्पेक्ट में कोई चल रहा है तो मुझे रेस्ट पे मान लो, और मेरी जितनी रफ्तार है उतनी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 20 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको रुका हुआ मान लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में तो ये नीचे की तरफ हमने रफ्तार दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसको 20 दी है तो इसको भी क्या देनी पड़ेगी, 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, तभी तो जाके रुकेगा। और फेंका कितने से था, 40 से। तो अब ये पूरा केस बदल गया इसको रिलेटिव में ले जाके। अब आपने जब ये यहां पहुंचेगा 60 मीटर की हाइट पर, तब जाके कोलिजन हो रहा होगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन रिलेटिव में जितने टाइम पे कोलिजन होगा एक्चुअली में भी उतने टाइम पे होगा, क्योंकि ये ऊपर बढ़ रहा होगा, ये भी ऊपर बढ़ रहा होगा, लेट्स से कहीं यहां जाके टकराएंगे। तो हमको तो सवाल को आसान करना है, तो मैंने क्या करा कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले जाइए इसको रोक दीजिए। जब भी आप प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो रहा हो तो एक ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले जाया करिए, और जहां ज्यादा ऑब्जेक्ट
का एक्सेलरेशन एलिमिनेट हो सके, उसके रेफरेंस में सॉल्व करना आप कोशिश कीजिएगा। तो इसको रुका हुआ मान लिया, तो ये 60 मीटर जब चलेगा तब कोलिजन होगा। तो अब इसको रोकने के लिए जी नीचे देना पड़ेगा, तो इसको भी जी नीचे देना पड़ेगा, सॉरी जी ऊपर देना पड़ेगा, जी तो नीचे लगता ही है, तो इसको जी ऊपर देना पड़ेगा, तो जी का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में। तो फॉर्मूला लगेगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है वो अब बची 20 और डिस्टेंस है 60 अपॉन टाइम हमको निकालना है जितनी देर बाद कॉलिजन होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद कॉलिजन हो जाएगा। जो दूसरी बॉल फेंकी है आपने वो 3 सेकेंड बाद कॉलिजन होगा, और पहली उससे कितनी देर पहले फेंकी थी, 2 सेकेंड बाद, पहली फेंकी थी 2 सेकेंड बाद। ठीक है, तो सवाल क्या बनता है, अब टी डैश इज इक्वल्स टू टी प्लस 3 दैट इज 2 + 3, 5वें सेकंड में जाके कॉलिजन हो रहा होगा। और बॉल फेंकी कहां है, जो आपने बॉल फेंकी है वो कितनी हाइट से फेंकी है, ठीक है, वो आपने 40 की रफ्तार से फेंकी है। तो s बराबर 40 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 200 माइनस 5 इंटू 25, और ये हमारा बनेगा 200 माइनस 125 दैट इज 75 मीटर। 75 मीटर पे जाके कॉलिजन हो रहा होगा। मैंने क्या करा, सबसे पहले प्रॉब्लम में वहां तक ले गया सवाल को जब टी दोनों में सेम आ जाए, यानी ये कितनी हाइट तक गया, ये कुछ हाइट पे पहुंच गया, वहां जाके फिर मैं रिलेटिव में ले गया, रिलेटिव में लेके आसान हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना। अच्छा, अब और मेथड देखते हैं इसको करने का, क्या कोई और मेथड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक बड़ा शानदार मेथड नंबर 2, ये बेटा जो प्रॉब्लम सीरीज है इट इज ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर बात होगी, और ऐसा कोई भी सीरीज आपको कहीं भी इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, हो सकता है वीडियोस थोड़े लेट आए, लेकिन जो वीडियोस आएंगे उनका कंटेंट टॉप नॉच होगा, आप बेफिक्र होके आप उन पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस वीडियोस बनाऊंगा, आई विल नॉट बी मेकिंग लेक्चर बेस्ड वीडियोस। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि मैं नॉर्मल लेक्चर्स नहीं ले रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर रैंकर्स, जो अच्छे बच्चे हैं जो ढंग से पढ़ रहे हैं उन्हीं को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट बस वही है जो बेसिक लेक्चर करके ऑलरेडी आ चुके हैं, जिन्होंने लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है, वो बच्चे मेरा टारगेट नहीं है जिन्होंने जिनका लेक्चर भी बैकलॉग है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करें बेटे, एक बॉल थी यहां से 40 से फेंका, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ समय बाद यहां आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके यहां से एक बॉल फेंकी, दैट इज ये 2 सेकंड पहले फेंकी, ये 2 सेकंड बाद फेंकी, तो ये भी 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी, तो अब ये यहां की बजाय यहां आ गई होगी। तो दोनों बॉल जब टकराएंगी दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, सेम। तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू 40 इंटू टाइम कितना लगेगा, अगर इस वाली बॉल को टकराने में t लगे तो इसको t + 2 लगेगा, t + 2 लगेगा। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर माइनस g इंटू t + 2 का स्क्वायर। तो एक तो s यहां से ये मिल जाएगा, और अगला इसमें लगाइएगा, तो s इज इक्वल्स टू 40 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको तो इतना ही टी, ये तो टी टाइम बाद ही टकराएगी, वो t + 2 बाद टकराएगी। तो यहां से इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा, तो आपको t की वैल्यू 3 मिल जाएगी। यानी बाद वाली बॉल को 3 सेकंड लगे, पहली वाली को कितने लगेंगे, 2 और ज्यादा लगेंगे, 5 लगेंगे। तो यहां से इस मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। एक और प्यारा मेथड लो, आज मेरा मूड ही कुछ अलग है, एक और प्यारा मेथड देखो, सिमेट्री। प्रॉब्लम्स में कितने आसान हो जाते हैं, आप सोचना आना चाहिए प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक बार अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से मजा आने लगा ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बहुत अच्छा लगने लगेगा।
और इट टेक्स टाइम। ऐसा कोई जादू नहीं है कि मैं सोच पा रहा हूं तुम भी ऐसे सोच पाओ, नहीं बेटा तुमको टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। आप अच्छे बच्चे होंगे तब भी टाइम लगेगा, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही अर्न होती हैं, ठीक है। तो ये बॉल 40 से फेंकी, 2 सेकंड बाद ये यहाँ आ गई, और 2 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, ये 40 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब ये अगले 2 सेकंड में, दैट इज टी बराबर 4 सेकंड में, यहां पर टी बराबर 4 सेकंड पर ये बॉल यहां होगी, और इसकी रफ्तार v इज इक्वल्स टू 0 हो चुकी होगी। मैं कलर, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, v इज इक्वल्स टू 0 हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये बॉल यहां पहुंच चुकी होगी t बराबर 4 पर। इसको आप देखें, ये यहां पहुंच चुकी होगी, ये यहां पहुंच चुकी होगी t बराबर 4 पर, और v हो चुकी होगी 0। जब इसको 4 सेकंड हो चुके होंगे तो इसके 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी गई है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बॉल जब ये यहां थी तो ये वाली कहां होगी, यहां, ठीक है। और यहां से यहां आने में इसको कितनी देर लगी, 2 सेकंड। तो ये वाली पहुंच गई, जब ये वाली बॉल, जो पहले वाली बॉल यहां थी तो ये वाली यहां थी, जब पहले वाली बॉल ऊपर पहुंच गई तो ये वाली कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, क्योंकि दोनों बॉल का मोशन तो सेम है और टाइम भी सेम है। आप सिमेट्री देखिए भाई। तो अब केस बन गया, एक बॉल ऐसे फेंकी गई, एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये जितनी देर में यहां आएगी दैट इज 1 सेकंड, ये भी अगले 1 सेकंड में इतना ही चलेगी, 1 सेकंड, क्योंकि सिमेट्रिकल मोशन है। तो t बराबर 5 सेकंड पर जाकर कॉलिजन होगा, इसके लिए t बराबर 5 पर जाकर कॉलिजन होगा। इसके लिए यहां से यहां गई 2, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेकंड। आप इसको सिमेट्री के हिसाब से आप सिमेट्री में ले जाइएगा और वहां से सोचने की कोशिश करिएगा। आप देखिए प्रॉब्लम 1 लाइनर बन गया है, एकदम आसान करना, इसको सॉल्व करना आसान बन गया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, थिंक अबाउट इट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉडी है और एक टावर के टॉप से रिलीज होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टावर बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम है, हमने टावर बना लिया और टावर की हाइट हमारी h है, ठीक है। इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। एक बॉल को t सेकेंड लगते हैं ग्राउंड को रीच करने में। तो सीधा सीधा मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं तो सीधा आपको इक्वेशन बता रहा हूं। तो -h, s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर रखा, -h बराबर हाफ और -g इंटू टी स्क्वायर। तो ये बन गया h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, t/2 टाइम पर, मान के चलो ये h डैश दूरी पर था t/2 टाइम पर, तो h डैश क्या हो गया, -h डैश बराबर 1/2 -g इंटू t/2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बन गया। तो इससे कैंसिल किया, ये किया, ठीक है। तो अब क्या करो, डिवाइड 1/2, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर अपॉन h डैश इज इक्वल्स टू 1/2 जी t/2 का स्क्वायर। तो बेटे ये h अपॉन h डैश इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म कट जाएगा, 4/1, ठीक है। तो h डैश इज इक्वल्स टू h/4। तो ऊपर से कितनी दूरी, h/4, तो नीचे से कितनी हो गई, फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगी h माइनस h डैश, यानी ये वाली दूरी, ये बची हुई दूरी, ये टोटल दूरी में से ये वाली घटा दो, तो ये जो बची दूरी वो हमारा आंसर है। तो h माइनस h डैश दैट इज h माइनस h/4 इज इक्वल्स टू 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड। ये भी इजी हो गया, इट इज एज सिंपल एज दैट। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, ठीक है। आप अलग अलग मेथड लगा सकते हैं, लेकिन वो मेथड लगाइए जो सबसे आसान और सिंपल प्रॉब्लम को बनाएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ HC वर्मा का क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, और इरोडो में भी सेम कॉन्सेप्ट एक सवाल में कहीं ना कहीं तो पूछा गया है। तो सवाल पढ़ते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है।
और फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन एंड टाइम दिया हुआ है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहला ऑप्शन कहता है पार्टिकल 5 बार रेस्ट पे आया, 5 बार रेस्ट पे आया यानी dx बाई डी टी 5 जगह जीरो हुआ। तो एक तो यहां हो रहा है, 2 यहां हो रहा है, 3 यहां हो रहा है, 4 यहां हो रहा है, 5 यहां हो रहा है। ये बात सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, इनिशियल स्पीड जीरो थी? बिल्कुल भी जीरो नहीं थी। dx इनिशियल स्पीड क्या है? dx बाई डी टी। क्या यहाँ पे dx बाई डी टी जीरो है? अरे ये तो बहुत बड़ा है, 1090 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t0 से t6 तक। अरे वेलोसिटी यहां से यहां तक के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव चेंज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पीरियड इज नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिला दो, ये तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर भी गलत है। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। इट वाज अ सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। दिस इज रैंकर्स प्रैक्टिस सेट, मैंने इसको नाम दिया है। और हर वेंसडे को, हर संडे को आपको वीडियो मिलेगा और फिक्स स्लॉट पे मिलेगा। और प्रत्येक चैप्टर पे हम 40-50 क्वेश्चन लेंगे और 40-50 जो भी क्वेश्चन लेंगे वो हैंडपिक्ड क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द फाइनेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, फाइनेस्ट ऑफ बुक्स। एकदम बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो जेई के बिल्कुल इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी कि वैसा क्वेश्चन आने की आपके टेस्ट में, आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, जेई में, उसके इर्द गिर्द ही चीजें घूमेंगी। यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा और फालतू नहीं रखने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसा था, और नए सेशन के लिए वेट करें। तब तक टिल देन बच्चा लोग टेक केयर।